देखो पेज नंबर 98 पे आएंगे, ठीक है। और क्लास आपका जो पेज नंबर 98 है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, परफॉर्मेंस एंड इश्यूज, ये आपका हेडिंग्स है। कल के लेक्चर में क्लास हमने क्या देखा था कि इस आर्टिकल का सबसे मेन कंटेंट ये है कि हमारी एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है उसका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो हमने सबसे पहले कल एग्रीकल्चर का रोल्स देखा इंडियन इकोनॉमी में, डिफरेंट पॉइंट्स देखे कि हम वहाँ दोबारा से नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद मैंने इसकी जो करंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, थोड़ा सा बताया कि क्या हमारी सिचुएशन है। और इसके बाद फिर हमने गोल्स डिसाइड किया कि कौन से गोल्स हमें अचीवमेंट करने हैं और टारगेट क्या है। इसके बाद क्लास इस आर्टिकल्स को मतलब इन्होंने दूसरे तरीके से बताने का प्रयास किया। तो अब ये पहले क्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने ग्रोथ के बारे में, इक्वलिटी के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इन इंडिया में, करंट में इंडिया में जो सिचुएशन है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी है। या यस बेटा, अरे दिख नहीं रहा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओके, रोटेट कर लीजिए। तो क्लास देखें सबसे मुझे ये बताना था कि आपका जो रीडिंग्स है, मैं रीडिंग को ही पॉइंट नोट किया हूँ, अलग से कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने एग्रीकल्चर के जो परफॉर्मेंस है, मतलब एग्रीकल्चर की ग्रोथ और एग्रीकल्चर इक्विटी और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, तो बेसिकली अब इस आर्टिकल में हमें 3 अलग अलग स्टेप में लर्न करना है कि करंट में इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन है। मतलब एक देखा जाए तो करंट सिनेरियो आ जाएगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में, ठीक है। दूसरा है मतलब बेसिकली हमें परफॉर्मेंस एंड इश्यूज पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है और हमारी क्या इश्यूज आए हुए हैं, हमें कहाँ पर स्टेप या कहाँ पर सजेशन लेना है। तो क्लास को मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 3 है क्लास, जो टॉपिक नंबर 3 है, इसमें हमें क्या करना है कि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखनी है, इक्वालिटी को देखना है, सस्टेनेबिलिटी को देखना है। ये 3 अलग अलग स्टेप में देखना है। और इसके बाद हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को लर्न करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसी लर्न करना है। तो पहले हमें ग्रोथ को देखना है, इसके बाद उसमें परफॉर्मेंस तो के बाद क्या इश्यूज आया है इसकी डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल करके नेक्स्ट, क्योंकि इसको पूरे आर्टिकल को हम 10 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो अभी इस पार्ट में हमें सिर्फ परफॉर्मेंस और इशू देखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखेंगे, पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले देखो क्लास एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। सो पेज नंबर 98 पे आएंगे तो सबसे पहला देखेंगे 3.1 मिला क्लास। सो 3.1 में 3.8 और 3.1 में देखेंगे कि सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 3.2 में देखेंगे इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी इन एग्रीकल्चर। तो 3.2 में जाएंगे तो आपको मिलेगा इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी मिलेगा। और 3.3 में जाएंगे, यानी कि टॉपिक 3 का 3 पार्ट्स में है। इस टॉपिक फर्स्ट का ये 3.1 है, ये 3.2 है और ये 3.3 है। मतलब इन्होंने पूरे एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को, उसके इश्यूज़ को 3 पॉइंटों में हाईलाइट किया है। एक तो इन्होंने ग्रोथ और उसकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, दूसरा इक्विटी इन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और तीसरा इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है क्लास। तो हम आपको 1 बाय 1 समझाते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है या एग्रीकल्चर का जीडीपी है वो कितना है। तो फर्स्ट में कि एग्रीकल्चर जीडीपी, अब इसके बारे में आपके रीडिंग्स में 1 बाय 1 स्टेप पढ़ लेना है और ये दिखाना है। देखो मैं आपको ओपिनियन बता दे रहा हूँ,
डेटा आप खुद से देख लेना, या तो मुझे फिर आकर के आपको डेटा पढ़ के बोलना पड़ेगा। तो देखिए एग्रीकल्चर इन जीडीपी आप इस हेडिंग में लिखेंगे कि इंडिया में करंट में एग्रीकल्चर में का जो शेयर है जीडीपी का वो अप्रोक्सीमेट 17% के आसपास है, जबकि ये 1956 में या 1980s के आसपास में ये हमारा 56% या 60% हुआ करता था, मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी होता था। लेकिन अभी आज की डेट में एग्रीकल्चर का रोल जो है जीडीपी में शेयर जो है वो कम हो चुका है, फिर भी एक डोमिनेंट सेक्टर है, ठीक है। तो 14-30% तो जीडीपी प्लस की बात करेंगे। दूसरा है देखेंगे हेडिंग बना हुआ आपके अंदर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब हुआ था कि पिछले 50 सालों में एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटल कितना रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। तो आज तक हमारी ग्रोथ रेट है, टेबल में जाके देखेंगे बेटा जी, तो 2.7, कभी 1.7, कभी 3.7। हमारा टारगेट है कि ग्रोथ को पर ईयर ग्रोथ रेट को 4% करना है, लेकिन ग्रोथ का 4% अभी नहीं हो पाया है। तो हमारा टास्क भी यही रहेगा कि एग्रीकल्चर को ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जाए। तो ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस किया है। प्लीज़ टेबल आप देख लीजिए, उसमें डिसाइड कर दीजिए कि किस ईयर में कितना कितना चेंजेस आया था। और डिकेड की बात कर रहा है कि 80s में क्या ग्रोथ थी, तो 1991 में क्या कितनी ग्रोथ थी, 2001 के आसपास क्या ग्रोथ थी, और करंट में क्या ग्रोथ रेट चल रही है। तो ये आपका है, आप बुक्स में देखना रीडिंग में। तो हमें ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना है, अल्टीमेटली दिखाना है कि जितने भी 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था उसमें एग्रीकल्चर मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ करने का। सेकंड प्लान में इंडस्ट्री को फोकस किया गया। थर्ड प्लान में डिफरेंट प्लान्स में हमने अलग अलग सेक्टर को टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का हमेशा से टारगेट रहा है कि 4%, 3%, 4%, लेकिन कभी अभी अचीवमेंट इतना पर ईयर ग्रोथ नहीं आई है, ये बताना है। फिर देखो बेटा जी लिखा है वॉलेटिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आई है। तो क्योंकि इसी फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी में कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है। ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं, और जो प्राइसेस गिर जाते हैं तो फिर पूरी इकोनॉमी का जो रखता है रिसेशन आ गया, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है। तो हमें यहाँ पर क्लास देखना है कि प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया है। तो देखेंगे आपके रीडिंग में ईयर वाइज प्रोडक्शन प्रोडक्ट भी दिया होगा, या हम कह सकते हैं क्लास क्योंकि यहाँ मिसिंग है, आपको ये देखना है कि क्रॉपिंग वाइज देख सकते हैं, एरिया वाइज देख सकते हैं, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। तो इसको हम चेंजेस दिखाएंगे। तो आपको ये दिखाना है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया हुआ है जीडीपी में, मतलब इसके प्रोडक्शन में, इस पॉइंट पे। फिर तीसरा है बड़ा जी डिक्लाइन इन द राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं, मतलब जो राइज हो रहा था उतना राइज नहीं हुआ है, कम हुए हैं। रीजन क्या है ये आपको उसमें देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे आकर के समझाता हूँ क्लास। अभी आपको मैं सिर्फ हेडिंग मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर रीडिंग से देख के पढ़ूँगा तो फिर मुझे फिर से आपको स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। सो देखो चेंजिंग इन द फेस ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल स्ट्रक्चर। तो देखो क्लास 3 चीज़ ध्यान देना है कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन में अब उतार चढ़ाव आया हुआ है। डिक्लाइन इन द राइज इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस। एग्रीकल्चर प्राइसेस में जो है जो राइजेस थे जितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि डाउन आया हुआ है। चेंजिंग इन द फेस ऑफ एग्रीकल्चर रूरल स्ट्रक्चर, इसमें क्या आएगा क्लास कि रूरल एरिया में अगर देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर है चेंज हुआ है। ये कहना ये चाहता है कि स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर का जो रोल था वो सिर्फ लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर होती थी। आज एग्रीकल्चर लिवलीहुड के लिए होकर के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या उसको एक कमर्शलाइजेशन कर दिया गया है। इसकी बात समझ लीजिए। तीसरा ये कहता है, इसी में बेटा सब पॉइंट बन जाएंगे आपके, जैसे फेसिंग कर रहा है। लाइक ये कहना चाहता है क्लास कि स्ट्रक्चर चेंजेस हैपन द 3 लेवल्स डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है टोटली डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। पहले मोटे अनाज का प्रोडक्शन होता था, अभी व्हीट राइस का प्रोडक्शन होता था, अलग अलग तरह के ऐसे सीड्स आते थे।
मतलब अब बेटली चेंज हुआ है। पहले मैन्योरियोडंक्स मतलब एग्रीकल्चर करता था, आज जो है पूरी पेस्टिसाइड और केमिकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। पहले की पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, अभी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। पहले मल्टी क्रॉपिंग नहीं थी, आज साल भर में उससे बहुत सारा मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। पहले जो सीड होते थे वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते थे, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का टोटली चेंज हुआ है। पहले हाल बैल से खेती होती थी, मतलब आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा अडॉप्ट की गई है। फिर है क्लास इसमें एक देखेंगे अलाइड एक्टिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात के लिए। फिर इसमें आएगा अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर को हम कई सेक्टर में बांटते हैं। एग्रीकल्चर जैसे कि उसमें पोल्ट्री हो गया, सेरीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ठीक है, और मधु वगैरह क्या पालते हैं यारो, जो मछली वगैरह पालते हैं, फिशिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का बिल्कुल, एग्रीकल्चर को सिर्फ हम दाल मतलब चावल और राइस और वीट की बात नहीं कर रहे हैं, इन सबको हम एग्रीकल्चर में काउंट कर लिया। पोल्ट्री फार्म हो गया इस पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। मशरूमिंग हो गया इस पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, फ्लोरिंग, तो ये सब एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको मैं समझाना चाहता था कि किस तरह से चेंज हुआ है, वेजिटेबल्स चेंज हुए हैं, सब कुछ चेंज हुआ है। तो जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है रूरल एरिया में, वो चेंज हो चुका है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो चुका है। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर समझाना था और डेटा भी देखना है क्लास। अभी मैं डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समराइज करके बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी, चेंजिंग इन रूरल एरियाज। तो स्ट्रक्चर चेंज में है, और जो जी सॉरी इसमें थोड़ा सा ये भी आएगा कि जो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड चेंज हुआ है। देख लें आप पेज नंबर 102 पे देखेंगे, ट्रेड हुआ है, ऑयल हो गया है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ये सारा कुछ चेंज हुआ है। इसके बाद चेंजिंग इन रूरल एरिया, टोटली हमने बता दिया कि रूरल एरिया में किस तरह से चेंजेज आया हुआ है और डिक्लाइन हुआ है डिपेंडेंसी ऑफ लेबर की। और दूसरी बात कि रूरल एरिया में फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई है। पहले पर कैपिटल इनकम फार्मर की बहुत कम होती थी, अभी जब प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, इससे क्या हुआ कि डबलिंग फ्रॉम इनकम, एग्रीकल्चर की इनकम जो है रूरल एरिया में जो फार्मर का था उनका चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा रीडिंग में क्लास कि इनकम किस तरह से चेंज हुए हैं। और इसके बाद क्लास देखो तीसरा पॉइंट आता है, ये मतलब ये सारे जो पॉइंट्स आपको बताए, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एग्रीकल्चर ग्रोथ और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। आपको ऐसे बताना है क्लास कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी बेटर हो, जीडीपी से ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ तभी होगी जब प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर तभी होगी जब उनको प्रॉपर जो है प्राइस मिलेगा, मार्केटिंग प्रॉपर होगी। अच्छा, फिर जब ये प्रॉपर मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, तो नो डाउट कि रूरल एरिया में जो है उसको मल्टी क्रॉपिंग होगी, सब कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उनकी बेटर इनकम आएगी, तो रूरल एरिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है सब कुछ चेंज हो जाएगा और इनकम भी उनकी बेटर होगी। तो इन सारे पार्टों में वो ग्रोथ की बात कर रहा है। किस किस की ग्रोथ की बात कर रहा है? जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात कर रहा है, प्राइसेस में क्या चेंजेज आया हुआ है, स्ट्रक्चर चेंजेस क्या आया हुआ है, ट्रेड में कितना चेंजेस आया हुआ है, और रूरल एरिया का ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हर चीज़ कितना चेंज आया हुआ है, इसकी बात कर रहा है। तो बेसिकली ये पोर्शन ग्रोथ को दिखाता है। तो हमने पढ़ना था एग्रीकल्चर ग्रोथ को। दूसरी बात करेगा क्लास वो एग्रीकल्चर में इक्वालिटी की। सो इक्विटी का मतलब होता है समानता। और रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। अब बोलेंगे सर इनइक्वालिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पर है कि विषमता, मतलब डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ है। पंजाब का जो फार्मर है बड़ा रिच है, यूपी का फार्मर थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी लाइन है। या लैंडिंग एरिया देखेंगे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कहीं की ज़्यादा है, कहीं की कम है। कहीं पर होल्डिंग एरिया मतलब ज़्यादा है, कहीं पर कम है। किसी स्टेट में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। कहीं की जो है सॉइल है, मिट्टी है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, कहीं की मिट्टी प्रोडक्टिव नहीं है। कहीं पर जो है गवर्नमेंट का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है,
रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, किसी एरिया में नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा ही पड़ जाता है, ठीक है। तो कहीं पर बड़े बड़े हेक्टेयर एरियाज़ है। क्रॉपिंग के बारे में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्रॉपिंग के बारे में जाना जाता है। मोटे अनाज कहाँ होता है, मसाले कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कुछ क्लाइमेट्स हैं, उसकी सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस आता है। तो मैं आपको यहाँ पर इन सारी बातों को इंक्लूड करते हुए सब पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है। जैसे बात करेंगे क्लास चेंजिंग एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर ऑफ फार्म साइज, तो बोलना ये कहना चाहता है कि डिफरेंट इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, ठीक है। इंक्लूसिवनेस, तो इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ आपने सुना होगा क्लास, इंक्लूसिव ग्रोथ सुना होगा कि जब जीडीपी का शेयर गरीबों तक जाता है, मतलब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे पहले, आपको पता है जब हमारी कंट्री में सिचुएशन कुछ अलग थी, तो वहाँ पर एक बहुत मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो जाता है। एक होता है कि सिर्फ लेबर काम करता है, उसको सिर्फ दिहाड़ी मिलती है। एक पर्सन होता है उसके पास लैंड ज़्यादा है, तो सब सारा का सारा प्रॉफिट वो ले जा रहा है, ठीक है। तो बहुत स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन है, उसको हम डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको। चेंजिंग, देखो मेन पॉइंट समझ लीजिए क्लास, इसको पढ़ना है कि चेंजिंग एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इन फार्म साइज। आपको ये दिखाना है कि पिछले 10-20 साल 50 सालों में फार्म की साइज़ जो है श्रिंकिंग हो गई है, फार्म की साइज़ कम हो गई है। कम क्यों हो गई है? एक तरफ तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्लास, पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे पास लैंड एरिया कम हो जा रही है। दूसरा, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप होने से एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लैंड एरिया कम हो जा रही है। तीसरा, फैमिली बढ़ने से, फैमिली साइज बढ़ने से, परिवार में डिस्प्यूट होने से जो भी लैंड्स होती थी वो भाइयों में, फैमिली में डिवाइड हो जाती है, और फैमिली में डिवाइड होने से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड तो नहीं इंक्रीज हो रही है, तो जो एरिया है, होल्डिंग एरिया धीरे धीरे कम हो जा रही है। क्योंकि जब हमारा 1951 की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे 80 आया, 90 आया, अब आया तो पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ गया है कि डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब ये डिवीज़न हर स्टेट में अलग अलग है। पंजाब में देखेंगे तो एक पर्सन के पास बहुत एकड़ ज़मीन है, और यहीं पर छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड चले जाएंगे तो एक पर्सन के पास बहुत छोटा एकड़ की ज़मीनें हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़मीनें उतनी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका लैंड एरिया कम है। राजस्थान में चले जाइए, बहुत ज़्यादा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी दूर दूर तक बसी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या हुआ कि लैंड एरिया उनका पर हेक्टेयर है वो डिवीज़न कम हो चुका है। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं इसके, हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ एक ही रीजन है, बहुत सारे इसके अलग अलग रीजन हैं। तो इस हेडिंग में आपने देखना है कि फार्म के साइज़ क्या हो गए हैं। फिर आपको इसमें ये भी पढ़ना है कि मार्जिनल फार्मिंग क्या होती है, स्मॉल फार्मिंग क्या होती है, और मीडियम फार्मिंग और लार्ज फार्मिंग क्या होती है। तो डिफरेंट एरिया को शेयर साइज आप डिवाइड किया गया है, कितने हेक्टेयर कितना होना चाहिए। आप लोगों को शायद बीघा सुना होगा या बिस्सा सुना होगा या मील सुना होगा, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो एवरेज लैंडिंग हो लिया सबसे ज़्यादा देखा जाए तो स्मॉल होल्डिंग एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको डेटा को हमें भी आपको टेबल में दिखाएंगे क्लास बढ़ा करके। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जी इनइक्वालिटी इन कंजप्शन। तो कंजप्शन के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन मतलब इनइक्वालिटीज़ पाई जाएगी। पंजाब में खान पान एग्रीकल्चर का पर्सन का अलग है, तो मतलब हर स्टेट में अलग अलग कंजप्शन रेशो है, इसको आप समझ लीजिए। इनकम की बात करेंगे तो पंजाब के फार्मर की इनकम बहुत हाई है, तो यूपी के, बिहार के फार्मर की इनकम बहुत कम है। इस तरह से अगर वेल्थ की बात करेंगे, वेल्थ समझते होंगे, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कितना रिच है पर्सन वो एक फार्मर, ठीक है। और एक मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इनक्वालिटी की बात करेंगे तो कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनक्वालिटी समझेंगे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि हर स्टेट में कितना कितना डिफरेंस है। और इसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये भी डिफरेंट है कि प्रोडक्टिविटी कहाँ की बेटर है और क्या चीज़ें हैं। फिर हम आगे इसमें आपको मिलेगा क्लास पढ़ने के लिए अभी कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं उसको, किस स्टेट में कितना क्या है।
और कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन फूड कैसे मिलता है, उसकी कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, ये सब आपको हम अभी अंडर 5 ईयर से बिलो बच्चा होता है उसको अंडर वेट लेते हैं या ओवर वेट लेते हैं, ठीक है। ये सब डिसाइड होने के बाद होता है कि कितना उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो क्लास ये तो था आपका, हम बात करेंगे इंक्लूसिवनेस के बारे में और ये बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। अब तीसरा आता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अगर ये दोनों चीज़ें चाहिए बेटर, तो सस्टेनेबिलिटी होने चाहिए। इसकी बात क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि यार हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, गुड्स की हमारी डिमांड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, जितना से जितना चाहिए हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक लेवल है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो अब हमारे डिमांड तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि हम लोगों तक फूड सिक्योरिटी कैसे दें, लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड करें, लोगों को मार्केट की इकोनॉमी में रिसेशन आता है या इन्फ्लेशन आता है तो उसका मेन रीज़न होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का एक साइज, एक लिमिट है। तो ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, भुखमरी होगी, महामारी होगी, बहुत सारी चीज़ें फैलेगी। तो इन सब की चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब आज का फार्मर क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके अडॉप्ट कर रहा है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, जैसे तैसे करके प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत इफेक्टिव हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं मतलब जो बहुत इन्वायरमेंट से इफेक्टिव को डेथ हो गई है, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे छोटी बहुत चिड़िया उड़िया होती थी कहते लोग, वो आजकल उसी वजह से सारी मतलब उनकी पता नहीं चला, उनकी प्रजातियाँ लुप्त हो जा रही हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट को भी सेव किया जाए, ये बड़ी बात है। लार्ज लेवल पर जो लैंड्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है, ये तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, जो ज़मीनें हैं ऊसर बंजर होती जा रही है, जो कि अनप्रोडक्टिव फर्टिलाइटी क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलिटी उसकी कम होती जा रही है। फिर आने वाले जनरेशन कैसे सस्टेन करेगी। दूसरी बात की जो वाटर ग्राउंड लेवल है बहुत नीचे चला जा रहा है, पानी बहुत नीचे चला जा रहा है, तो वाटर सेविंग भी करना है हमें एग्रीकल्चर फिर प्रोडक्शन करना है, हमारे पास वाटर ग्राउंड बहुत नीचे चला जा रहा है, तो वाटर लेवल को कैसे मेंटेन करना है, तो किस तरह से सस्टेनेबिलिटी करें कि वाटर को सेविंग श्रिंकिंग मेथड से, किस मेथड से जो हम एरीगेशंस को अडॉप्ट करें ताकि हमारा पानी भी बचे और प्रोडक्शन भी हो जाए। तो बहुत सारा रीजन है। दूसरी बात है कि एक्सपेंशन ऑफ द क्रॉपिंग एरिया इन फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि जंगलों को काट करके हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हम अपनी क्रॉपिंग एरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो इन्वायरमेंट इससे इफेक्टिव हो रहा है, बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, उससे सारे डिसीजेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी इस टाइम टास्क हमारे कंट्री में है कि यार हमारे इंडिया की बेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड रैंक इंडिया, वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और हमारे पास इतना जोग्राफिकल एरिया भी नहीं है अदर कंट्री के मुकाबले। तो हमें अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी भी देना है, प्रोडक्शन भी करना है, तो इन्वायरमेंट को भी सेव करना है, ठीक है। तो हम कैसे सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि हम एग्रीकल्चर को ऐसा प्रोडक्शन करें कि प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अब आपको मैं आगे ये बताऊँगा क्लास, पहले तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, फिर इसमें डेटा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से रबी खरीफ जायज़ किस तरह से मतलब क्या क्या है आपके डिस्कस करेंगे अभी आपको। तो अब मुझे आपको ये बताना था, ये एक आपको मैं स्ट्रक्चर समझा रहा था क्लास, स्ट्रक्चर समझ में आ गया हुआ कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ और परफॉर्मेंस को यानी कि पॉलिसी परफॉर्मेंस एंड इशू देखना है। तो हमने ये परफॉर्मेंस देखा क्या क्या चल रहा है कंट्री में, इसके बाद अब हमारे सामने है कि हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं। तो इशू ये है कि हमारे कंट्री का जीडीपी कम होता जा रहा है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हमारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें पर हेक्टेयर पर क्विंटल प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन में ये उतार चढ़ाव आ रहा है, और इस उतार चढ़ाव को रोकना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशनरी, रिसेशनरी और जो दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। तो हमारे पास टारगेट है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, कैसे हम प्राइस को, प्रोडक्शन को फ्लक्चुएशन होने से रोकें। और कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जैसे पल्सेस का, दाल का प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया में क्या है कि
जो क्लाइमेट्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। हमारी वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्लाइमेट्स हमारी इंडिया की है, ठीक है। तो कहने मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्रॉपिंग करना है, ठीक है, कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बेटर रहे और प्रोडक्शन बेटर हो, जो कि कभी डाउन ना हो। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कहीं। फिर जिस तरह से एग्रीकल्चर का प्राइस कभी अप हो जाता है और कभी डाउन हो जाता है। जब बहुत अप हो जाता है तो इन्फ्लेशन, मतलब फिर क्या होता है कि हम सपोर्ट, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज आ जाता है, और अगर उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर चलाना है तो प्राइस को बेटर प्राइस देना चाहिए। फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मर एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, उसको उतना प्राइस मिलना चाहिए जिससे कि उसकी प्रोडक्शन करने की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, और जो कंज्यूमर है उसको सस्ते से सस्ते रेट में मिलना चाहिए और प्रोड्यूसर उसको प्राइस मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि गवर्नमेंट की कैसे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे प्रॉपर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी बेटर होना चाहिए। इससे जो है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तभी बनी पाएगी जब उनको प्रॉपर प्राइस मिलेगा। तो दूसरी बात कि हमारे इंडिया की आधी से ज़्यादा 73% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया का जो स्ट्रक्चर चेंज है, गवर्नमेंट के पास रिक्वायरमेंट इस टाइम है कि रूरल एरिया में वाटर कैसे सप्लाई करे, बिजली कैसे सप्लाई करे, फर्टिलाइजर कैसे सप्लाई करे, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे दे। उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एग्रीकल्चर को, मतलब रूरल एरिया को किस तरह से डेवलप करें कि सारी सुख सुविधाएँ फैसिलिटी, क्योंकि जितने भी ट्रेड वगैरह होते हैं, जितना ही ट्रेड है उसका टारगेट है वो सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो नो डाउट कि इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कहने मतलब कि यहाँ से टारगेट निकल के आया, यहीं से मार्केटिंग उसको चेंज करना पड़ेगा, फाइनेंस चेंज करना पड़ेगा, प्राइस चेंज करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन पोटेंशियल बेटर होगी तो जीडीपी बेटर होगी। तो यहाँ पर चैलेंज मिला। ऐसे यहाँ पर चैलेंज मिला कि कैसे वो इनक्वालिटी को मेंटेन करे, कैसे सबकी इनकम बराबर करे, ठीक है। पॉवर्टी, इनक्वालिटी, एम्पावरमेंट, और इसी में वुमेंस भी आ जाती हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, इसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी आ जाता है, इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी आ जाते हैं। कैसे उनको सेव किया जाए, कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है SDG आपने पीछे देखा, वो गोल्स अचीवमेंट तभी होगा जब प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर हेल्थ हो, और हेल्थ प्रॉपर एजुकेशन तभी होगी जब प्रॉपर उनके पास इनकम होगी, प्रॉपर इनकम होगी तभी उनके पास प्रॉपर वेल्थ होगी, वेल्थ होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, हमारे पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस आएगी। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका सही होना चाहिए स्ट्रक्चर। फार्म साइज कम होता जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, कैसे उसको रोकना है, यह इसके पास टास्क है। फिर लास्ट उसके पास है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यह भी इसके पास टास्क है। तो क्लास देखो, हमें परफॉर्मेंस तो मिल गई, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ हमें बहुत सारे इश्यूज़ मिल जाएंगे, और इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये आपको आने वाले जितने ही सब पॉइंट हैं पढ़ेंगे। तो आगे चल कर आपको सब पॉइंट मिलेगा, एग्रीकल्चर प्राइसिंग मिलेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिलेगा, एग्रीकल्चर ये वुमन और ये इनक्वालिटी मिलेगी, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। जितने आगे के सब पोर्शन हैं आपको 1 बाय 1 पोर्शन पढ़ना है, लेकिन जब आप उन पोर्शन पे जाएंगे तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपका प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, तो प्राइस पॉलिसी का रोल क्या होता है, प्राइस पॉलिसी का टारगेट क्या है, प्राइस पॉलिसी का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और गवर्नमेंट की अब तक की प्राइस पॉलिसी क्या रही है, सेटिस्फैक्ट्री रही कि नहीं रही है, और सेटिस्फैक्ट्री थी तो ये आज इतने हड़ताल दंगे प्रसाद क्यों हो रहे हैं, फार्मर के लिए क्या प्रॉब्लम है, और किस तरह से गवर्नमेंट को आना चाहिए, तो ये पॉलिसी पढ़ेंगे। तो यानी कि हर एक प्रॉब्लम की हर एक पॉलिसी बनी है क्लास। जैसे हम आगे जाके लेबर पॉलिसी पढ़ेंगे, प्राइस पॉलिसी पढ़ेंगे, मार्केटिंग पॉलिसी पढ़ेंगे, फाइनेंस पॉलिसी पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर पे हम पूरा डिस्कस करेंगे क्लास। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपका जो है 3.13 समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, ओके। सो आप